नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट अपना है दैट इज ऑफ अ रेसिडेंट, ऑफ अ व्हाट, नॉर्मल रेसिडेंट। लेकिन इसको समझने से पहले अपने को डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन सिटीजनशिप एंड व्हाट, रेसिडेंसी। तो बिफोर वी कंप्लीट दिस टॉपिक अपने को एक डिफरेंस समझना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट, सिटीजनशिप एंड व्हाट, रेसिडेंसी। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है सिटीजन, एक कॉन्सेप्ट किसका होता है, सिटीजन। तो देखो, आप कोई कंट्री के सिटीजन कैसे बन सकते हो? पॉइंट वन, बाई बर्थ। तो सोचो मेरा इंडिया में बर्थ हुआ है तो मैं क्या हूं, इंडियन सिटीजन हूं। दूसरा, बाई व्हाट, लीगल फॉर्मेलिटीज। बाई व्हाट, लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब ये है कि सोचो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि जो भी बांग्लादेशी 1971 के पहले इंडिया में एंटर किए थे, तो जो भी बांग्लादेशी इंडिया में 1971 के पहले एंटर किए थे तो उनको अपने क्या मान लेंगे, इंडियन सिटीजन मान लेंगे। तो दैट विल बी अ व्हाट, लीगल फॉर्मेलिटी। तो सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक और होता है सिटीजनशिप एक्ट होता है। क्या होता है? सिटीजनशिप एक्ट। तो उसके तहत आप कोई कंट्री के क्या बन सकते हो, सिटीजन। तो मोरलेस कोई भी कंट्री का आप सिटीजन कैसे बनते हो, ईदर बाय बर्थ और बाय कंप्लीटिंग व्हाट, लीगल फॉर्मेलिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे ही दिया कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी बांग्लादेशी 1971 के पहले इंडिया में एंटर किए थे उनको अपने क्या दे देंगे, इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। वैसे दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है रेसिडेंट का। दूसरा क्या होता है, रेसिडेंट का। देखो रेसिडेंसी कैसे डिसाइड होती है। सोचो कोई कंट्री में मैं रिसाइड कर रहा हूं एंड अगर उसी कंट्री में मैं क्या कर रहा हूं, अर्न कर रहा हूं, स्पेंड कर रहा हूं, और जो भी सेविंग्स हो रही है अगर मैं उसी कंट्री में कर रहा हूं, सेविंग्स का दूसरा नाम होता है अक्यूमुलेशन। तो सेविंग्स का दूसरा नाम क्या होता है, अक्यूमुलेशन। तो अगर आपको कोई कंट्री का रेजिडेंट बनना है तो आपको उस कंट्री में क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। उस कंट्री में आपको क्या करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा, और जो भी सेविंग्स, जो भी अक्यूमुलेशन करना है उसी कंट्री में आपको करना होगा। तो देखो, सिटीजनशिप डिसाइड करने के तो अलग क्राइटेरिया, ईदर बाय बर्थ और बाय व्हाट, लीगल फॉर्मेलिटीज और लीगल प्रोसीडियर। बट अगर आपको कोई कंट्री की रेसिडेंसी गेन करनी है तो you are supposed to what, reside in that particular country, you are supposed to earn, spend and what, save in that particular country। इन तीनों को मिला के ना आपका बुक बोल रहा है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इन तीनों को अपने क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। सो हाउ कैन यू बिकम द रेसिडेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, बाय रिसाइडिंग एंड योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट वेरी कंट्री। तो जिस कंट्री में आप रिसाइड कर रहे हो एंड आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उसी कंट्री में लाई कर रहे हो, देन यू आर दी व्हाट, रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं सिटीजन और उसके बगल में लिख रहा हूं रेसिडेंट। तो देखिए, हो सकता है ना कि मेरा बर्थ इंडिया में हुआ हो तो मैं क्या सिटीजन बन गया, इंडियन सिटीजन बन गया। एंड ना मैं ना आज के दिन ना कनाडा में क्या कर रहा हूं, रिसाइड कर रहा हूं। कनाडा में मैं क्या कर रहा हूं, अर्न कर रहा हूं, स्पेंड कर रहा हूं, सेविंग्स कर रहा हूं। तो मैं क्या कहलाऊंगा, इंडियन सिटीजन बट रेसिडेंट ऑफ व्हाट कंट्री, Canada। So this is one possibility. You can be an Indian citizen by birth or by legal formalities, but you can be resident of some other country because you are residing there and your economic interest के तीन भाग होते हैं, earning, spending and what, savings। तो मेरी जो रेसिडेंसी है, जहां पे मैं रह रहा हूं वो कनाडा है, जहां पे मैं कमा रहा हूं कनाडा है, जहां पे मैं स्पेंड कर रहा हूं मेजर इनकम कनाडा है, जहां पे मैं सेविंग्स कर रहा हूं कनाडा। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी वेयर अ सेम पर्सन, तो यहां पे क्या हो रहा है, सेम पर्सन कैन बी एन इंडियन सिटीजन एंड ही कैन बी अ रेसिडेंट ऑफ व्हाट, सम अदर कंट्री। पॉइंट टू, हो सकता है ना कि मेरा बर्थ यहां पे हुआ हो तो मैं क्या हूं, इंडियन सिटीजन हूं एंड मैं यहीं पे रह रहा हूं, यहीं पे कमा रहा हूं, यहीं पे खर्चा कर रहा हूं, यहीं पे सेव कर रहा हूं, तो मैं इंडियन सिटीजन के साथ साथ क्या हूं, इंडियन रेसिडेंट भी हूं। इट्स ओके। पॉइंट थ्री, कोई पर्सन हो सकता है कि उसका बर्थ कनाडा में हुआ है तो वो सिटीजन किसका है, कनाडा। लेकिन वो इंडिया में क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, सेव कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कैनेडियन सिटीजन बट एन इंडियन रेसिडेंट। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो कनाडा में ही उसका बर्थ हुआ है और वो रह रहा भी कनाडा में है, कमा रहा भी कनाडा है, खर्चा भी कनाडा में कर रहा है और सेविंग्स भी क्या कर रहा है, कनाडा में। तो वो क्या हो जाएगा, कैनेडियन रेसिडेंट। तो आई होप देयर इज 4 पॉसिबिलिटी एंड इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। सो यू कैन बी एन इंडियन सिटीजन एंड अ व्हाट, कैनेडियन
resident. You can be an Indian citizen and a what? Indian resident. You can be a Canadian citizen and what? Indian resident. And आप कनाडा के सिटीजन हो सकते हो एंड कनाडा के आप क्या हो सकते हो? रेसिडेंट भी हो सकते हो. तो इट्स ओके. तो सिटीजनशिप के कुछ और क्राइटेरिया होते हैं एंड रेसिडेंसी के कुछ और क्राइटेरिया होते हैं. आपके चैप्टर में आगे जाके देखेंगे रेसिडेंट पे बहुत ज्यादा फोकस है. तो देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, सिटीजन एंड रेसिडेंट. अब पढ़ते हैं इसको. देखिए सिटीजन एंड रेसिडेंट आर टू डिफरेंट टर्म्स. आप समझ गए. तो सिटीजनशिप बनने के तो कुछ और क्राइटेरिया थे, रेसिडेंसी के कुछ और क्राइटेरिया थे. अ पर्सन कैन बी ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ सम अदर कंट्री. ये भी देख चुके. देखिए यहाँ पे सिटीजनशिप कोई और कंट्री की है, रेसिडेंसी कोई और कंट्री की है. और ये पॉइंट 3 में भी देख लीजिए, सिटीजनशिप कोई और कंट्री की है एंड रेसिडेंसी कोई और कंट्री की है. फॉर एग्जांपल अ लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स हैव सेटल्ड इन यूएस यूके एज व्हाट? रेसिडेंट्स एंड नॉट एज सिटीजन ऑफ दोस कंट्रीज. क्योंकि जो इंडियन नेशनल्स है उनका बर्थ यहाँ पे हुआ है, लेकिन काफी टाइम से उन लोग कहां पे रह रहे हैं? यूएस यूके एंड कनाडा. तो उन लोग यूएस के रेसिडेंट माने जाते हैं, यूके के रेसिडेंट माने जाते हैं, कनाडा के रेसिडेंट माने जाते हैं. Citizenship is a legal concept based on the what? Place of birth or what? Legal provisions. On the other hand, resident is an economic concept based on the economic activities performed by a person. तो citizenship क्या है? एक legal concept है. एक क्या है? ये legal concept. Whereas आपकी residency क्या है? Economic concept है. तो अब देखिए रेसिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स. अब देखिए रेसिडेंसी के लिए मैंने दो इंपॉर्टेंट बोला था. यू आर सपोज टू रिसाइड इन अ कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट. हु सेंटर ऑफ व्हाट? इकोनॉमिक इंटरेस्ट. और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे देखिए मेरे पेन को देखिए, अर्निंग, स्पेंडिंग एंड व्हाट? सेविंग्स आर टू नॉर्मल कंडीशंस फॉर बिकमिंग अ नॉर्मल रेसिडेंट. तो आपको कोई भी कंट्री का रेसिडेंट बनना है तो यू शुड बी रिसाइडिंग एंड योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट आल्सो शुड बी लाइंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अर्निंग, स्पेंडिंग एंड व्हाट? सेविंग्स. Following points need to be noted. Normal residents cover both what? Individuals and institutions. Institutions में मैं कंपनी का एग्जांपल ले सकता हूं. तो अपने इसके बारे में तो पढ़ चुके. देखिए ये तो इंडिविजुअल के बारे में था, ये तो किसके बारे में पढ़ रहे थे? इंडिविजुअल के बारे में. अब देखिए कोई कंपनी कौन सी कंट्री की रेसिडेंट मानी जाती है उसके ऊपर अपने को बात करना है. क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस इंस्टीट्यूशन. तो बोल रहा है इंस्टीट्यूशंस की भी क्या होती है? रेसिडेंसी होती है. इंस्टीट्यूशंस की भी क्या होती है? रेसिडेंसी. फॉर एग्जांपल कोई भी रिलायंस कंपनी है ना, तो उसकी अपनी रेसिडेंसी टेस्ट कर रहा है. तो सोचिए अगर कोई कंपनी, सोचिए कोई इंडियन कंपनी है, उसका एक भाग, इंडियन कंपनी का कोई एक भाग, जो एक कंपनी है वो कहां पे रह रही है? अमेरिका में क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है फॉर मोर देन 1 ईयर. तब वो उसको ना यूएस की रेसिडेंसी मिल जाती है. तो देखो होता क्या है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस इज एन इंडियन कंपनी. तो उन्होंने क्या किया हुआ? एक छोटी सी कंपनी इन्फोसिस के नाम से यूएसए में भी क्या किया हुआ है? क्रिएट किया हुआ है. अगर वो कंपनी वहां पे 1 साल से ज्यादा ऑपरेट करेगी ना, तो वो जो इन्फोसिस की कंपनी यूएसए में ऑपरेट कर रही है ना, उसको क्या मान लिया जाएगा? यूएसए रेसिडेंट मान लिया जाता है. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी अगर कोई भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा काम कर रही है, तो जिस पर्टिकुलर कंट्री में वो ऑपरेट कर रही है उसी कंट्री की वो क्या मान ली जाती है? रेसिडेंसी मान ली जाती है. तो इस ओके. तो सोचो एप्पल ऐसे तो क्या है? एक अमेरिकन कंपनी है. तो हो सकता है कि उसको अपने ऑपरेशंस कहां पे दौड़ाने? इंडिया में. तो उन्होंने इंडिया में एक और कंपनी क्रिएट कर लिया है. तो अगर वो कंपनी इंडिया में 1 साल से ज्यादा ऑपरेट करेगी तो दैट पर्टिकुलर कंपनी विल बिकम अ व्हाट? इंडियन रेसिडेंट. दैट पर्टिकुलर कंपनी विल बिकम अ व्हाट? इंडियन रेसिडेंट. तो इन सिंपल वर्ड्स क्या है, कोई भी कंपनी लो, अगर वो कोई भी कंट्री में 1 साल से ज्यादा काम कर रही है तो उस पर्टिकुलर कंट्री की वो क्या मान ली जाती है? रेसिडेंट मान ली जाती है. नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया इंक्लूड सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड व्हाट? सिटीजन्स ऑफ व्हाट? अदर कंट्रीज. तो हो सकता है मैं इंडियन सिटीजन हूं और इंडियन रेसिडेंट भी हूं, और ये भी पॉसिबल है कि मैं कैनेडियन सिटीजन हूं एंड क्या हूं? इंडियन रेसिडेंट हूं. तो हो सकता है कि सिटीजनशिप में मैं सिटीजन के साथ साथ क्या हूं? मेरा सिटीजनशिप क्या है? इंडिया है, और मेरी रेसिडेंसी भी क्या हो? इंडिया हो. ये भी हो सकता है कि मेरी सिटीजनशिप क्या हो? कैनेडियन हो, लेकिन मैं क्या बन सकता हूं? इंडियन रेसिडेंट फिर भी बन सकता हूं. तो बोल सकता है रेसिडेंसी 2 वे से हो सकती है. देखिए ये 2 तरीके की बात कर रहे हैं. देखिए यहाँ पे एक, सो यू कैन बी एन इंडियन एंड व्हाट? इंडियन सिटीजन एंड व्हाट? इंडियन रेसिडेंट. एंड यू कैन बी व्हाट? इसमें चेक कीजिए आप, यू कैन बी अ कैनेडियन सिटीजन एंड व्हाट? इंडियन रेसिडेंट. ठीक है. इंटरनेशनल बॉडीज लाइक WHO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है इसके लिए. देखिए कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लिया, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, IMF, उसके बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिचुएटेड इन इंडिया. सो अगेन WHO इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड आई एम अज्यूमिंग इट इज सिचुएटेड वेयर? इन इंडिया.
तो ये पूछ रहा है कि WHO की रेसिडेंसी कैसे दी जाए, WHO की रेसिडेंसी कैसी दी जाए। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देखिए जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, वो सारी कंट्रीज को मिला के बनता है। तो मेजर ऑफ द कंट्रीज मर्ज करके क्या बनाते हैं, WHO, IMF। तो ये बोला जा रहा है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की रेसिडेंसी नहीं हो सकती। सो WHO एज एन ऑर्गेनाइजेशन की रेसिडेंसी ही नहीं हो सकती है, क्योंकि इट बिलोंग्स टू व्हाट, ऑल कंट्रीज। तो प्लीज रिमेंबर, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की आप रेसिडेंसी डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट एक्चुअली बिलोंग्स टू व्हाट, ऑल दी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो उसको अपने क्या करते हैं, रेसिडेंसी के कॉन्सेप्ट से हटा देते हैं। लेकिन फिर दूसरा ये बात उठता है कि WHO में तो डेफिनेटली बहुत स्टाफ्स होंगे ना, उन स्टाफ्स की रेसिडेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, उठता है। तो रेसिडेंसी, तो स्टाफ की रेसिडेंसी अब डिसाइड कर रहे हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, WHO कहां पे, इंडिया में। WHO कहां पे, इंडिया में। तो जो इंडिया में WHO है, उसमें स्टाफ क्या हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं यूएस के लोग आके यहाँ पे इंडिया में जो WHO सिचुएटेड है उसमें काम कर रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरेन स्टाफ। उसको मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरेन स्टाफ। एंड हो सकता है कि उस WHO में क्या कुछ इंडियंस काम कर रहे हो, तो उसको क्या बोल रहे हो, इंडियन स्टाफ। तो WHO कहां पे सिचुएटेड है, इंडिया में। WHO चलाने के लिए आपको स्टाफ की दरकार है, ट्रू। अब वो स्टाफ ये भी हो सकता है कि यूएसए से आके क्या कर रहे हैं, WHO में काम कर रहे हैं, या हो सकता है कि इंडियन लोग ही क्या कर रहे हैं, उस WHO के ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो जो इंडियन स्टाफ है और वो WHO में काम कर रहा है, विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो इस इंडियन स्टाफ की रेसिडेंसी क्या होगी, इंडियन रेसिडेंसी। तो इंडियन स्टाफ की क्या होगी, इंडियन रेसिडेंसी होगी। ठीक है। सो अगेन आई अज्यूम WHO कहां पे सिचुएटेड है, इंडिया में। उसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि कुछ फॉरेनर्स काम कर रहे हैं और हो सकता है कि कुछ इंडिया के लोग काम कर रहे हैं। तो जो इंडिया के लोग काम कर रहे हैं तो उनको तो क्या माना जाएगा, इंडियन रेसिडेंसी ही माना जाएगा। लेकिन देखिए फॉरेन स्टाफ, अगर कोई फॉरेनर WHO सिचुएटेड इन इंडिया में काम कर रहा है अप टू 1 ईयर, तब तो देखो वो क्या माना जाएगा, यूएसए रेसिडेंट। क्या माना जाएगा, यूएसए रेसिडेंट। तो सोचो यूएसए से कोई आके WHO सिचुएटेड इन इंडिया में काम कर रहा है और उसको काम करते हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, अप टू 1 ईयर हुआ है, तब तो उसको क्या माना जाएगा, यूएसए रेसिडेंट। लेकिन वही फॉरेन स्टाफ अगर उस WHO में 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है, तो देखो उसको क्या माना जाएगा, इंडियन रेसिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, इंडियन रेसिडेंट। तो आई होप इट्स ओके। तो देख लो, आई एम अज्यूमिंग एक WHO है विच इज सिचुएटेड वेयर, इन इंडिया। एक WHO है दैट इज व्हाट, सिचुएटेड इन इंडिया। तो अपने तो सबसे पहले ये टेस्ट कर रहे हैं कि WHO की रेसिडेंसी क्या मानी जाएगी। तो सिंस WHO इज अ व्हाट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, मेनी कंट्रीज, तो उसको रेसिडेंसी अपने नहीं दे पाएंगे। सो WHO एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी रेसिडेंसी नहीं होती है। दूसरा इसमें से ये क्वेश्चन आता है कि उसमें जो स्टाफ काम कर रहे हैं उनकी रेसिडेंसी कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब अपने को ये देखना है कि जो WHO इंडिया में सिचुएटेड है, जो ऑफिस है WHO की, उसमें क्या इंडियन स्टाफ है या फॉरेन स्टाफ है। अगर इंडियन स्टाफ है तो उसको तो क्या मान लिया जाएगा, इंडियन रेसिडेंट, उसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब अपने को ये देखना है कि जो उसमें फॉरेन स्टाफ है उनकी रेसिडेंसी क्या मानी जाएगी। तो अगेन वो फॉरेन स्टाफ अगर दे आर वर्किंग अप टू 1 ईयर, दे आर वर्किंग व्हाट, अप टू 1 ईयर, तो उनको फॉरेन रेसिडेंसी मिल जाएगी। तो अगर वो यूएसए से आए हैं तो उनको क्या मान लिया जाएगा, यूएसए का रेसिडेंट, बट दे शुडंट कंप्लीट मोर देन व्हाट, 1 ईयर। तो सोचो कोई कनाडा से आके 1 साल भी नहीं हुआ उसको काम किए हुए, तो अगेन उसको कैनेडियन रेसिडेंसी ही दी जाएगी। लेकिन अगेन वही कैनेडियन 1 साल से ज्यादा इंडिया में अगर उस WHO के ऑफिस में काम कर लेगा तो उसको इंडियन रेसिडेंसी लेनी पड़ती है। उसको क्या लेनी पड़ती है, इंडियन रेसिडेंसी लेनी पड़ती है। देखो यहीं पे लिखा हुआ है, इंटरनेशनल बॉडीज लाइक WHO आर नॉट कंसिडर्ड रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो उनको कोई भी कंट्री का रेसिडेंट नहीं मानते, ठीक है, बट आर ट्रीटेड द रेसिडेंट्स ऑफ व्हाट, इंटरनेशनल टेरिटरी। तो कोई पर्टिकुलर कंट्री का उनको टैग नहीं दिया जा सकता। हाउएवर द स्टाफ ऑफ दीज बॉडीज आर ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन विच द इंटरनेशनल बॉडी ऑपरेट्स। ठीक है, तो यहां पे आपको ना ये कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे आपको फॉरेन स्टाफ के बारे में आपको डिस्कशन लिखना पड़ेगा। इफ दे आर वर्किंग अप टू 1 ईयर एंड दे आर वर्किंग फॉर व्हाट, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो इसका आपको यहां पे डिस्कशन दिया हुआ है, आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए। तो फॉरेन स्टाफ वगैरह का देख लीजिए।
तो अगर इसको आप कॉपी कर लोगे तो आप इस पैराग्राफ को आराम से लिख पाओगे, पॉइंट सी को क्या कर पाओगे, आराम से लिख पाओगे। तो आप आंसर कैसे करोगे, एज एन ऑर्गेनाइजेशन नो रेसिडेंसी, फिर आप पाओगे स्टाफ, अगर उसमें इंडियन स्टाफ ही काम कर रहे हैं तो उन लोग इंडियन रेसिडेंट, एंड फॉरेन स्टाफ का अपने को देखना पड़ेगा कितने टाइम तक उन लोग वहां पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर अप टू 1 ईयर काम कर रहे हैं तो उनको इंडियन रेसिडेंसी मत दो, लेकिन अगर उन लोग 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हो तो उनको क्या देनी पड़ेगी, इंडियन रेसिडेंसी आपको देनी पड़ेगी। इट्स ओके। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, डी, workers from across the border who cross border in the morning to work in the other country and return in the evening are not residents of the country where they work। देखिए ये आप थोड़े से बंगाल में आप ज्यादा देख पाओगे, क्योंकि जो नॉर्थ बंगाल है एंड नेपाल का बॉर्डर जो है वो नॉर्थ बंगाल के आसपास ही है। तो होता क्या है कि काफी जन नॉर्थ बंगाल सिलीगुड़ी में क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके कहां पे पहुंच जाते हैं, नेपाल में। तो लोग सुबह जाते हैं एंड शाम को क्या करते हैं, काम करके वापस आ जाते हैं। तो यू कैन सी दिस इन बॉर्डर एरियाज कि कोई पर्टिकुलर कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडियन जो भी लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, नेपाल के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं एंड वहां पे बिजनेस करके शाम को क्या करते हैं, आ जाते हैं। तो बेसिकली सुबह जा रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि उनको रेसिडेंसी कहां की दी जाए, इंडिया की रेसिडेंसी दी जाए या नेपाल की रेसिडेंसी दी जाए। तो आपका तो बुक क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी पर्सन इंडियन टेरिटरी क्रॉस करके नेपाल की टेरिटरी अगर सुबह जाता है एंड वहां पे बिजनेस करके अगर शाम को वो लौट आ जाता है तो उसको इंडियन रेसिडेंट ही माना जाएगा। तो कोई भी इंडियन पर्सन अगर वो नेपाल में चला भी जाता है सुबह और शाम तक अपना काम करके लौट भी आएगा तो भी उसको क्या माना जाएगा, इंडियन रेसिडेंट। क्योंकि देखिए रेसिडेंसी के लिए ना 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस थे, रेसिडेंट ही शुड रिसाइड in that country, he should what, reside in that country, and even the economic interest should lie in that particular country। लेकिन यहां पे देखो अगर देखा जाएगा तो जो इंडियन जा रहा है वो तो रिसाइड तो इंडिया में कर रहा है बस, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे है, नेपाल में है। तो अनलेस यू डू नॉट सेटिस्फाई बोथ दी कंडीशन कि आप रिसाइड भी कर रहे हो और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है, आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की आपको रेसिडेंसी नहीं मिल सकती है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, बॉर्डर क्रॉस करके सुबह जा रहे हो एंड बिजनेस करके वापस आ जा रहे हो, ये तो मैं मान रहा हूं कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो कहां पे, नेपाल में है, लेकिन उसकी रेसिडेंसी, उसका घर तो कहां पे, इंडिया में है। तो therefore he will be treated as a what, Indian resident। तो workers from across the border who cross border in the morning to work in the other country and return in the evening are not the residents of the country। तो यहां पे बोल रहा वर्कर्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर हु क्रॉस द बॉर्डर, तो सोचे इंडियन वर्कर्स क्रॉस कर रहे हैं, इंडियन वर्कर्स कहां पे जा रहे हैं, आपके नेपाल में जा रहे हैं। एंड रिटर्न इन द इवनिंग, तो नेपाल से वो वापस से कहां पे आ जा रहे हैं, इंडिया में आ जा रहे हैं। तो ये जो इंडियन है उसको किसकी रेसिडेंसी मिलती है, इंडियन रेसिडेंसी ही मिलेगी। क्या मिलेगी, इंडिया की रेसिडेंसी ही मिलेगी, क्योंकि उन लोग बस अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पे है, लेकिन अगेन दे आर रिसाइडिंग वेयर, इन इंडिया। तो आई होप दिस इज ओके, ए बी सी एंड डी। तो ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट करता रहा हूं, ए में क्या बोल रहा है, नॉर्मल पर्सन का तो देख ही चुके हैं, उनका बर्थ सिटीजनशिप डिसाइड कर देता है बेसिकली, एंड उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट एंड जहां पे भी उनका घर है वो क्या डिसाइड कर देता है, रेसिडेंसी। इंस्टीट्यूशंस अगेन देख लो भाई, कोई भी कंपनी कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में 1 साल से ज्यादा ऑपरेट करेगी तो उसको उसी कंट्री की क्या मिल जाएगी, रेसिडेंसी मिल जाएगी। इट्स ओके। एंड वर्ल्ड बैंक वगैरह ठीक है ना, तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनको तो आप कोई कंट्री का रेसिडेंट नहीं बना सकते हो, लेकिन हाँ उनके स्टाफ की तो रेसिडेंसी होगी। तो इंडियन में अगर इंडिया में WHO सिचुएटेड है तो इंडियन स्टाफ को इंडियन रेसिडेंसी मिलेगी। लेकिन सोचो यूएसए से कोई फॉरेनर्स आके उसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो अगर वो 1 साल तक काम करेंगे तब तक तो वो क्या रहेंगे, यूएसए के ही रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन जैसे उनका 1 साल की वर्किंग यहाँ पे क्रॉस कर जाएगी इंडिया में, तो देन दे विल बिकम व्हाट, इंडियन रेसिडेंट, देन दे विल बिकम व्हाट, इंडियन रेसिडेंट। ठीक है यहां तक, थैंक यू।